दादी के जन्मदिन पर गरीब और अमीर बहू का गिफ्ट। यार किसका आइडिया था यहाँ कैफे में आने का? मैं कॉफी की सिप्स ले लेके बोर हो गई हूँ। इससे अच्छा तो हम किसी बड़े से बार में चलते अपनी पार्टी को एंजॉय करने। अब तू बड़ी हो गई है तो बार बार के सपने देखना छोड़ दे, नहीं तो कोई तुझसे शादी भी नहीं करेगा। अरे शादी वादी करनी किसे है? शादी करके झाड़ू बर्तन करने वाली लड़कियां ना मुझे सभी से ना ज्यादा बेवकूफ लगती है। हम एक ही बार तो दुनिया में आए हैं तो शादी करना सही नहीं है। हमें खुलकर जीना चाहिए। चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन शादी तो तेरी होकर ही रहेगी। अरे तेरी माँ का फोन आ रहा है, बात कर। क्या बात करूं मैं माँ से? उन्हें आज एक बोरिंग सी पूजा में जाना है और वो चाहती है कि मैं भी उस पूजा में जाऊं। मुझे नहीं जाना है। चली जा। ऐसी जगहों पर से ही आंटी लोग ना लड़कियों को ऐड टू कार्ट करती हैं। ना मैं पूजा वगैरह में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही मैं जाऊंगी। समझ आया? अब अच्छा होगा अगर हम अपनी कॉफी पर फोकस करें तो। रिया ने ऐसे बोलकर अपने फोन को बंद कर दिया और उसने अपनी माँ का फोन नहीं उठाया। वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, ये लड़की तो फोन ही नहीं उठा रही है। अब मैं इसको पूजा में कैसे लेकर जाऊंगी? वैसे कभी ये राजी तो नहीं रहती ऐसी जगहों पर आने जाने से। चलो कोई नहीं, मैं ही चली जाऊंगी जैसे जाती हूँ, क्योंकि यही तो आएगी नहीं। माधुरी जो कि रिया की माँ थी, वो खुद ही पूजा में जाने को तैयार होने लगी। रिया एक अमीर परिवार की मनचली सी लड़की थी जो हमेशा अपने दिल की ही करती थी। अगर उससे कोई कुछ करने को बोलता और उसको वो नहीं करना होता तो रिया कभी भी खुद को पुश नहीं करती थी। ऐसे ही आज उसने किया और उसकी माँ उसके बगैर ही एक गांव में हो रही पूजा में जाने को निकल गई। वहीं दूसरी तरफ गांव के बाकी घरों में भी लड़कियां अपनी माओं के साथ पूजा में आने की तैयारी कर रही थी और उन्हीं में से एक महक भी थी। ये क्या, तू अभी भी इसी में लगी हुई है? देख महक, मैंने तुझे कितनी बार बताया कि जिद करना अच्छी बात नहीं है। इससे कुछ नहीं मिलता बेटा। तू मेरी इतनी बड़ी साड़ी को लेकर बैठी हुई है। तुझे लगता है कि इसके ऊपर कढ़ाई करना कोई आसान काम है? साड़ी कितनी बड़ी होती है। अरे ये क्या, तूने इतनी ज्यादा कढ़ाई भी कर दी? आपकी बेटी हूँ और कहा था ना माँ मैंने कि मैं कढ़ाई कर दूंगी और आपको पूजा में इस तरह से लेकर जाऊंगी कि वहाँ आई हुई हर एक अमीर औरत भी आपको बस देखती रह जाएगी। तू भी ना मेरे लिए कब से मेहनत पे लगी हुई है। लो हो गया, देखो माँ, आपकी पूरी साड़ी के ऊपर मैंने अपने हाथ से कढ़ाई कर दी। अब चलो जल्दी से इसको पहनो और फिर मैं आपको तैयार कर दूंगी। तू भी ना पागल है, कितनी मेहनत की है मेरे लिए। हाँ पागल तो मैं हूँ अपनी माँ को सुंदर दिखाने के पीछे। वैसे तो आपको सुंदर लगने के लिए इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हीरे को अच्छे से कवर की भी तो जरूरत होती है। चलो पहन कर आओ। महक के बोलने पर उसकी माँ ने महक की हाथ से ही बनाई हुई साड़ी को पहना, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। और उसके बाद महक ने अपनी माँ के बालों को खोल दिया। अरे पागल, क्या कर रही है? मेरे बाल नहीं खोल, इसे बांध दे। ऐसे कैसे ना खोलूं? आपके लिए मैंने अपने हाथों से ये गजरा बनाया है असली फूलों का। इसको तो लगाऊंगी ना। चलो अब जल्दी से उल्टी हो जाओ। बैठो माँ, आज तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करके ले जाऊंगी। महक की बात को सुनकर गंगा बैठ गई, जिसके बाद महक ने गंगा को तैयार करना शुरू किया। महक गांव की एक भोली सी सादगी से भरी हुई लड़की थी, जिसके पास ज्यादा मेकअप वगैरह का सामान भी नहीं था। उसने अपनी माँ को बस सादा सी क्रीम पाउडर, काजल और लिपस्टिक से सजा दिया। और माँ क्या बात है, आप तो आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं। लाओ एक काला टीका लगा दूं, वरना कहीं नजर न लग जाए। हाँ, सही कह रही है, मुझे बुढ़िया को ही तो नजर लगेगी। चल अब तू जल्दी से तैयार हो जा, हम लोगों को जाना भी है। फिर पूजा में देरी से जाने का कोई फायदा भी नहीं है। गंगा की बात को सुनकर महक भी जल्दी से हल्की हल्की सी तैयार हो गई और दोनों माँ बेटी पूजा में पहुंच गईं। जैसे ही गंगा अपनी उम्र की औरतों के बीच पहुंची तो गंगा की साड़ी और लुक की सभी तारीफ करने लगे। क्या बात है गंगा, आज तो लगता है तेरे ही ऊपर सभी की नजरें होंगी। अरे काहे को मुझे बस इसने महक ने तैयार कर दिया इतना। कुछ भी कहो, तू तो आज 20 साल जवान लग रही है। और ये साड़ी कहाँ से ली? ये महक ने ही तो बनाई है, पागल ने। आज के दिन के लिए एक हफ्ते की नींद भी इसने ठीक से नहीं ली है। घर का काम भी खुद ही करती है और काम के साथ साथ मेरे लिए मेहनत करने को बैठ गई। नसीब वाली है तो जो इतना प्यार करने वाली लड़की मिली है। अरे दीदी सुनिए। हाँ बताओ भाभी। नमस्ते सभी लोग। ये मेरी भाभी है आशा भाभी। देख रही हो भाभी, ये जो औरतें खड़ी हुई है ना गंगा,
ये हमारी ही उम्र की है, बस बेटी ने ऐसे सजाया और पहनाया है कि 20 साल इनकी उम्र कम लग रही है। सच? वैसे आपकी साड़ी काफी अच्छी लग रही है। शुक्रिया, मेरी बेटी ने ही इसको काढ़ा है घर में ही। माँ, मेरी बात सुनो। नमस्ते, ये आपकी बेटी है, बड़ी प्यारी है। आस्था महक को देखकर बस मुस्कुरा दी। कुछ ही देर के बाद पूजा शुरू हो गई और सभी पूजा करके अपने अपने घर को वापस आ गई, लेकिन आस्था का ध्यान में महक ही अटक गई थी। आस्था एक अमीर औरत थी जो कि शहर से गांव की पूजा अटेंड करने को आई थी। आस्था ने अपने घर जाते ही अपने घर वालों को महक के बारे में बताया। पता है माँ जी, वो लड़की इतनी प्यारी और मासूम सा चेहरा, कोई चला के नहीं, और डरी डरी सहमी सी शर्मीली सी बड़ी ही अच्छी लग रही थी। और उसके साथ की बनाई हुई वो साड़ी, सच में उस जगह पर तो उसकी साड़ी में बस उसकी माँ ही चमक रही थी। और आपको पता है माँ जी, वो अपनी माँ का ख्याल भी ऐसे रख रही थी जैसे, अरे हाँ बस कर, बहुत समझ गए। लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है। भोली सी और सीधी सी लड़की को उठाकर घर की बहू बना लिया जाए, और वो भी बड़े घरानों की, समझ आया? बड़े बड़े घरानों में बड़े घर की बेटियां ही आती हुई अच्छी लगती है। अब तू मेरे पोते को ही देख, पढ़ा लिखा, पूरा काम इसी ने संभाला हुआ था, होनहार, होशियार, और देखने में क्या ही कहना, अच्छी हाइट, अच्छी हेल्थ में। ऐसे ही किसी भी लड़की को इसकी पत्नी नहीं बनने दूंगी बस। मगर दादी, अगर वो लड़की अच्छी है और घर को अच्छे से संभाल सकती है तो कोई बुराई भी नहीं है। आखिर एक अच्छा इंसान ही तो सभी को चाहिए होता है। अदिति, तू तो अभी छोटी है, तूने दुनिया देखी कहाँ है? हम जानते हैं। हाँ माँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि अमीर घर में लड़की अमीर ही आए। अरे जाओ, जब तुम लोग सोच ही चुके हो कि इस बुढ़िया की बात को सुनना ही नहीं है, तो अब मैं क्या ही कहूँ। करो जो भी करना है। अरे माँ, आप तो बुरा मान गई। मानूंगी, ऐसे ही मानूंगी। जब मेरे ही बच्चे मुझसे जुबान लड़ाएंगे तो मानूंगी। अरे माँ जी, हम आपसे जुबान नहीं चला रहे हैं। चलिए कोई नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मेरी बात सुनिए। आपका लाडला पोता कौन है? वरुण ना? तो आप अपनी पसंद की लड़की से वरुण की शादी करवा देना। ऐसा आपका अरमान भी रह जाएगा, और मैं भी तो माँ हूँ, मेरा भी हक है। और मेरी तमन्ना भी ये है कि मैं अपनी पसंद की बहू लेकर आऊं, और तो और मैं महक को निखिल की पत्नी बनाकर ले आऊंगी। मेरे इतने होशियार और होनहार पोते को तुम लोगों को इस गांव की देहाती लड़की के साथ ही जोड़ना है। लेकिन चलो कोई नहीं, ठीक है, अपने वरुण के लिए मैं किसी अमीर घर की पढ़ी लिखी लड़की को ढूंढ लूंगी। आनंद, आज ही पंडित जी को बुला लो। विमला की बात को सुनकर आनंद ने हामी भर दी। शाम को ही उसने पंडित को बुला लिया। वहीं दूसरी तरफ आस्था ने अपनी नंद सुषमा के घर महक के रिश्ते के लिए खबर की, और सुषमा ने गंगा को यह खबर दे दी। वो बहन जी जो पूजा में मिली थी, वो तो बड़ी ही अच्छे मिजाज की लग रही है। महक की जिंदगी बन जाएगी, बहुत अच्छी है मेरी भाभी। और निखिल, उसका तो कहना ही क्या है। गंगा बहन, मेरी मानो तो ना, इस रिश्ते को ना नहीं करना। जरूर महक से भगवान जी खुश होंगे, तभी तो ऐसा रिश्ता घर चल कर आया है। मेरी बेटी इतनी अच्छी है, मुझे यकीन था कि उसको अच्छा परिवार ही मिलेगा। आज अपनी भाभी को बुलाना सुषमा बहन की, वो जब चाहे तब आ सकती है, लेकिन आने से पहले जरा खबर कर देती तो ये गरीब हिसाब से कुछ इंतजाम ही कर लेती। अगर तुम्हारी हाँ है तो वो कल ही आ जाएंगे। चलो मैं बता देती हूँ। सुषमा ने आस्था को बता दिया, और आस्था गंगा का जवाब सुनकर खुश हो गई। वहीं विमला ने भी पंडित को बुलाकर अपनी मर्जी की लड़की ढूंढने का आदेश दे दिया, और पंडित ने उन्हें उसी वक्त के लड़की की तस्वीर दिखाई। अरे विमला जी, जैसी लड़की की आप बात कर रही हैं, वैसी लड़की का एक रिश्ता तो मैं आपको अभी ही दिखा सकता हूँ। ये लड़की 24 बरस की है। आपके पोते से इसकी कुंडली भी मिल रही है। लड़की पढ़ी लिखी है और दूसरा अमीर भी है, बिल्कुल जैसी आपको चाहिए। देखा, ऐसे भगवान मिलवाने का मेल बना देता है। ये लड़की तो मुझे देखते ही पसंद आ गई। नाक नक्शा अच्छा भी है इसका। पंडित जी, इसी को आप मेरे पोते के लिए बात कर लेना, ठीक है? विमला की बात को सुनकर पंडित बस मुस्कुरा दिया, जिसके बाद उसने माधुरी के घर बात कर ली। दोनों ही लड़कियों के घर वाले शादी के लिए मान गए थे, और 1 महीने बाद की ही शादी की तारीख रख दी गई।
देखते ही देखते 1 महीना भी गुजर गया और आज के दिन विमला के दोनों पोतों की शादी हो गई थी। एक तरफ बड़े पोते की पत्नी थी, गांव की सीधी सादी सी, वहीं दूसरी तरफ रिया थी, एकदम मॉडर्न और महक से बिल्कुल अलग। दोनों बहुएं ही दरवाजे पर खड़ी हुई थी कि तभी स्वागत है मेरी बहू का इस घर में। आओ मैं तुम्हारी आरती कर देती हूँ। महक बहू, पहले तू आ, तू बड़ी है ना। वाह बहू वाह, बहुत बढ़िया। मतलब अपनी पसंद की बहू का पहले प्रवेश करवाने के लिए तू इसको पहले अंदर ले रही है। दादी ये आप क्या बोल रही हैं? सही तो कह रही हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अंधी नहीं, समझ आया? अरे माँ जी आप तो गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, अगर अब आपको ऐसा लग रहा है तो मैं पहले रिया का प्रवेश करवा देती हूँ। आस्था ने रिया को ऐसे बोलकर पहले घर के अंदर बुला लिया, जिसके बाद उसने महक का गृह प्रवेश करवाया। और माँ जी अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? मैंने आपकी ही पसंद की बहू को पहले ही बुला लिया। हाँ तो बुलाया तो मेरे ही कहने पर था ना। चल अदिति, तेरी भाभी बहुत थकी हुई है, देख चेहरे पर से ही थकान दिखाई दे रही है। और तू ना एक काम कर, इसको कमरे में छोड़ा जा, छोड़ दे, उसके बाद महक को भी छोड़ देना, ये भी थकी हुई है। आस्था की बात को सुनकर विमला मुंह बनाने लगी। अदिति रिया को लेकर उसके कमरे की तरफ को चली गई। भाभी आप तो बहुत ही ज्यादा फिट हैं, और आपका ये लहंगा ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लगेगा ही, पूरे मैंने 2 लाख रुपए देकर बनवाया है। अच्छा लो भाभी, देखो आ गया आपका कमरा, बताओ कैसा है? अदिति ने खुद सजाया हुआ कमरा रिया को दिखाया और उससे पूछा। हाँ ठीक ठाक लग रहा है, ज्यादा एस्थेटिक नहीं है, लेकिन कोई नहीं, ये बेकार सा वेडिंग रूम जो अब से 50 साल पहले भी ऐसा ही सजाया जाता था, कुछ बदला ही नहीं। आपको पता नहीं आया क्या? मुझे माफ कर दीजिए भाभी, अगर आपको ये ज्यादा अच्छा नहीं लगता तो वैसे इसको मैंने ही सजाया था। दिखाई दे रहा है कि किसी अनाड़ी की सजावट है। अच्छा अब मैं बहुत थक गई हूँ, तो तुम जाओ और आराम करना। अदिति रिया की बात को सुनकर दंग सी रह गई और उसको बुरा भी लगा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और रिया को कमरे में छोड़कर आ गई। रिया भाभी तो बड़ी ही चालाक है, ऐसे पहले दिन जो लड़की ऐसे जुबान चलाए, मुझे नहीं लगता कि वो अपने ससुराल में काबू में रह सकेगी। आ गई है दीदी तू, चल अब अपनी बड़ी भाभी को उसका कमरा दिखा दे। आओ महक भाभी। अदिति रिया को कमरे में छोड़कर थोड़ी सी कंफ्यूज सी हो गई थी कि कहीं उसकी दूसरी भाभी भी ऐसी ही ना हो, लेकिन ऐसा नहीं था। महक बस अभी 2 कदम ही अदिति के साथ आई थी कि तभी। अदिति तुम्हारा लहंगा तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है और तुम बड़ी ही प्यारी लग रही हो। क्या सच में? हाँ सच में, मैं वैसे ही थोड़ा ही बोल रही हूँ। और सच बताओ ना, मुझे तो तुम्हारा घर भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। पता है भाभी के सारे घर की सजावट ना मैंने ही की थी, और मैंने तो आपका कमरा भी सजाया है, आप देखना। लो आ गया आपका कमरा, देखो भाभी आपका स्वागत है। अदिति की बात को सुनकर महक मुस्कुराई और अंदर से कमरा फूलों से सजाया हुआ था, जिसकी महक ने अदिति से तारीफ भी कर दी। ये तुमने सजाया है? सच में बड़ा ही प्यारा है। लेकिन रिया भाभी को ये कुछ खास पसंद नहीं आया। क्या ये तो अच्छा नहीं लगा? लेकिन ये तो सच में बहुत अच्छा है। अच्छा तुम उदास नहीं हो? मुझे तो ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। शुक्रिया भाभी, चलिए अब आप जाकर आराम कर लीजिए, मैं भी जाकर ये चेंज कर लेती हूँ। अदिति की बात को सुनकर महक मुस्कुरा दी और फिर अदिति वहां से चली गई। सभी आराम करने लगे और ऐसे ही अगली सुबह महक सुबह जल्दी ही उठकर तैयार हो गई। माँ ने जैसे बोला था मैंने वैसे ही किया है। मैं आज जल्दी से उठकर तैयार हो गई हूँ। अब तो मेरी सासू माँ भी मुझसे खुश हो जाएगी। अरे नहीं, मैं खुद से ही बातें क्यों मिलाने लगी, मुझे नीचे जाना चाहिए। महक ऐसे ही खुद से ही बोलते हुए नीचे चली गई, जिसके बाद उसने नीचे जाकर सबसे पहले अपने बड़ों को आशीर्वाद लिया। नमस्ते दादी। नहीं, तुझे मेरे पाँव छूने की जरूरत नहीं है, समझ आया? क्यों, क्या हुआ दादी माँ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मेरी उम्र भले ही 100 साल हो गई है, लेकिन अकल कम नहीं हुई। तूने पहले अपनी सास के पाँव छुए और उसकी उम्र मुझसे आधी है, आधी। उसके बाद तूने अपने ससुर के पाँव छुए, तूने उन्हें मुझसे ज्यादा बड़ा बना दिया। मेरे पास तू अंत में आई, इसलिए अब तू मेरा पाँव नहीं छुएगी। लेकिन दादी। क्या लेकिन दादी? जा यहाँ से। दादी आप किस तरह से बात कर रही हैं अपनी नई बहू से? अगर कोई गलती आपको नजर आ रही है तो आप उस बात के लिए महक को समझाइए, ऐसे डांटिए नहीं।
लो, अब पोता अपनी दादी के आगे खड़ा होने लगा है। ठीक है, इस बुढ़िया को तुम लोग लगता है कि मरने से पहले ही मार दोगे। ठीक है। नहीं दादी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। चलिए माँ जी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। अगर आप कमरे में है या नहीं है तो महक पहले आपके ही पाँव में पहुँचेगी और किसी के नहीं। महक बहू, चल अब तू एक काम कर, जब तक नाश्ता बन रहा है तू थोड़ा सा घर साफ कर दे। चलिए भाभी, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। मॉर्निंग सभी को। अरे अभी तक रिया उठकर नहीं आई। तू कहाँ से आ रहा है? मैं तो छत पर था। अब बताइए, रिया नहीं आई है अभी तक? आ जाएगी। कौन सा कोई मरा जा रहा है, आ जाएगी। विमला ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। कुछ देर तक अदिति और महक ने सफाई की, जिसके बाद सभी ने नाश्ता कर लिया, लेकिन रिया अभी भी सोकर नहीं उठी थी। जब सुबह के 11 बजे तब रिया सोकर उठी और उठते ही बिना तैयार हुए वो नीचे आ गई। हेलो, मेरी बहू आ गए। आजा रिया मेरी बच्ची, यहाँ बैठ। अरे ये क्या, मुझे तो लगा था कि ये लोग नाराज हो जाए, लेकिन मेरी दादी सास तो खुश नजर आ रही है। उठ गई तो बेटा, भूख लगी है क्या? मैं नाश्ता मंगवाऊं? हाँ दादी सास जी, बहुत भूख लगी है। महक, ओ महक। हाँ दादी माँ, बोलो। मेरी बच्ची को ना भूख लग रही है, चल इसके लिए नाश्ता बना। अच्छा, कॉफी ना बिना चीनी के बनाना। क्या है ना, मुझे चीनी वाली कॉफी पसंद नहीं है। रिया की बात को सुनकर महक उसके लिए नाश्ता बनाने को आ गई और उसने उसे नाश्ता भी बनाकर दे दिया। नाश्ता करने के बाद रिया, कैसा था नाश्ता? तो सही था। हाँ दीदी जी, सब ठीक था। कोई नहीं, कल को इससे भी ज्यादा अच्छा नाश्ता करवाऊंगी तुझे। अब तू एक काम कर, अब तुम्हारी पहली रसोई होगी, तू जाकर ना तैयार हो जा। ये बुड्ढी तो बड़ी मेरी ही साइड है। एक काम करती हूँ, मौके पर चौका ही मार देती हूँ। वो दादी, क्या है ना, मुझे कुछ अच्छे से बनाना नहीं आता। वो मुझे पढ़ाई के चक्कर में इतना वक्त ही नहीं था कि मैं कुछ बताना सीख पाती। तो क्या आप प्लीज बस मुझसे सूजी का हलवा बनवा सकते हैं? तुझे सूजी का हलवा आता है? ठीक है, तो तू चिंता ना कर, तेरी दादी तो सही ही बनवाएगी। बेफिक्र होकर अब तू तैयार होकर जा। रिया विमला के प्यार का नाजायज फायदा उठा रही थी। कुछ ही देर के बाद वो तैयार होकर आ गई और दोनों बहुओं को उनकी पहली रसोई बनाने को बोला गया। माँ जी और दादी जी, बता दीजिए कि आप क्या खाएंगी। मैं और रिया मिलकर वही बना लेंगी। नहीं, तुम दोनों मिलकर नहीं बनाओगी, और ये मैं बोल रही हूँ। तो बता दीजिए कि कैसे बनाना है। आज घर में बनेंगे दाल चावल, साथ में पूरी सब्जी, सलाद, बिरयानी, पराठे, और ये सब तू बनाएगी। माँ जी, ये इतना सब महक अकेले कैसे बना सकती है? तो चुप रहे आस्था, मैं बता रही हूँ ना। तो सुन, तुझे ये सब बनाना है और मेरी बहू रिया आएगी, तुझे सूजी का हलवा खिलाएगी। बट दिस इज नॉट फेयर दादी, एक बहू इतना सब बनाएगी और एक बस हलवा। अब फेयर हो या डार्क हो या मेरा कोई आदेश। अच्छा ठीक है दादी सास, मैं बना लूंगी जो जो आपने बोला है, और मीठा रिया बना देगी, कोई बात नहीं। अरे वाह, काम बन गया, बुड्ढी को तो बातों में से लेने को। रिया ऐसे ही मनी मन खुश हो गई थी और अपना अपना खाना बनाना शुरू कर दिया। रिया को हलवा बनाने में बस जरा सा वक्त लगा और वो हलवा बनाकर वहां से आ गई। बस बन ही गया। इतनी सारी चीजें बनाना आसान नहीं है, लेकिन चलो हो गया। महक का खाना भी बन जाने के बाद सभी खाना खाने के लिए बैठ गए और भाई वाह, एक एक चीज एकदम परफेक्ट बनी है, बिल्कुल वैसी जैसा कि मेरा दिल कर रहा था खाने का। हाँ सही है, मुझे तो हलवा देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैं तो हलवा खाऊंगी। विमला की बात को सुनकर महक को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। ऐसे ही सभी ने खाना खाया और दोनों बहुओं को शगुन मिला, जिसमें दोनों बहुओं का शगुन बराबर था, लेकिन महक ने मेहनत ज्यादा की थी। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। विमला को महक जरा भी अच्छी नहीं लगती थी और वो रिया को पूरा सपोर्ट करती थी। ऐसे ही आज के दिन महक सुबह से ही घर के काम में लगी पड़ी थी। माँ जी, बाबा जी, अदिति, निखिल जी, वरुण, सुबह आ जाइए, नाश्ता तैयार है। ये लीजिए दादी जी आपकी ठंडी चाय। लो। बहू, तूने अपने लिए नाश्ता नहीं बनाया क्या? नहीं बाबा, आप लोग खाइए, मैं बाद में चलते फिरते कुछ न कुछ खा लूंगी। आपकी ये बहू ना ऐसी ही है, इसको अपनी परवाह ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है निखिल जी। अच्छा, मैंने कपड़े धुलने को डाल दिए हैं,
अभी तक तो साफ हो गए होंगे, मैं उन्हें छत पर सुखा देती हूँ। महक ऐसे ही घर के कामों में पागल बनी हुई थी। उसने सभी को नाश्ता देने के बाद कपड़े सूखने को डाल दिए, जिसके बाद वो नीचे आकर सफाई करने लगी। बेचारी महक भाभी कितनी मेहनत करती है, और एक रिया भाभी है, वो तो सोकर भी नहीं उठती है आसानी से। सही बोल रही है, कल से मैं रिया को जल्दी उठा दिया करूंगा। कोई जरूरत नहीं है मेरी बहू को जल्दी उठाने की, वो एक अमीर घर की बच्ची है, ज्यादा काम नहीं कर पाएगी। वो तो इस जैसे सरकारी बैल होते हैं जो सुबह से काम कर सकते हैं, नाजुक लड़कियां ऐसे काम नहीं करती हैं। तो मतलब दीदी मेरी पत्नी सरकारी बैल है? निखिल अपनी दादी से ऐसे बोलते हैं। और चलो ये बात यहीं खत्म करो, तुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है ना, तू चला जा। निखिल की बात को सुनकर विमला चुप हो गई थी। निखिल भी कुछ नहीं बोला और काम पर चला गया। दोपहर को रिया सोकर उठने के बाद तैयार होकर नीचे को आई। मॉर्निंग माँ जी एंड प्यारी दादी माँ। अब तेरे लिए मॉर्निंग हो रही है, तेरी जेठानी ने सारे काम निपटा दिया और अब तू उठकर आ रही है। माँ जी वो मुझे ना जल्दी उठने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं, जल्दी उठना जरूरी भी नहीं होता है। दादी आज ना मुझे मेरी सहेलियां बुला रही है, मैं जाऊं क्या? हाँ हाँ जा, रोका किसने है, जा बेटा। लेकिन रिया दोपहर की रोटी तुम्हें ही बनानी है, अकेली महक क्या क्या करेगी? कर लेगी, एक ही तो घर का काम है, ऐसा भी क्या है। जा बहू तू जा, मैं बोल रही हूँ तू जा। विमला की बात को सुनकर रिया फायदा उठाते हुए बाहर चली गई। आस्था को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो कुछ बोली नहीं। रिया अपनी सहेलियों के बीच गई और हेलो गायत्री और गीता, तू आ गई। हमें तो लगा था कि अब मैडम फैमिली वाली हो गई है तो अब नहीं आ पाएगी, लेकिन तुम तो आ गई। मैं शादी तो कर चुकी हूँ, लेकिन दुनिया की कोई ताकत मुझसे मेरी आजादी को नहीं छीन सकती। अच्छा ऐसी बात है? वैसे एक बात कहूँ, तेरी सास जरूर छीन सकती है। बिल्कुल भी नहीं, जब तक मेरी 100 साल की दादी सास जिंदा है ना तब तक तो नहीं। तेरी कोई 100 साल की दादी सास भी है? हमने तो तेरी शादी पर उन्हें नहीं देखा। तू पागल है, शादी पर तो तू उन्हें कैसे देख लेती? उनकी उम्र 100 साल की है तो वो घर में ही थी। और पता भी है वो कितनी बुद्धिमान है। उनकी कमर झुकी हुई है, दांत भी बस कोई है, लेकिन उनकी चलती बहुत है घर में। आज भी बुढ़िया ऐसी लगती है जैसे 70 साल की हो। और प्लॉट ट्विस्ट, वो पता नहीं क्यों मेरी दीवानी है, और उस बुड्ढी का इसी बात का फायदा उठाकर तो मैं घर का कोई काम नहीं करती हूँ। सच में ऐसी दादी सास कहाँ मिलती है? हमें भी बता दे। वो तो बस मुझे ही मिल गई, अब बुढ़िया के लिए कुछ सस्ता सा ले जाऊंगी तो खुश हो जाएगी। रिया अपनी ही दादी सास के बारे में इस तरह से सोच रही थी। कुछ देर तक वो बाहर रही, जिस बीच घर का सारा काम बेचारी महक नहीं संभाला, लेकिन फिर भी उससे उसकी दादी सास विमला खुश नहीं हुई। और शाम के वक्त रिया घर आई। दादी माँ देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। मेरी बहू आ गई, ला देखा क्या लाई है। अरे भाई ये बटुआ तो बड़ा अच्छा है। दादी जी ये लीजिए चाय। हाँ यहीं रख दे, और मेरी बहू के लिए भी पानी लेकर आ, समझ आया? जी दादी जी। महक ऐसे बोलकर रिया के लिए पानी भी लेकर आ गई, जिसके बाद रिया ने आराम से महारानी की तरह पानी पिया और बिना कोई काम किए हुए वो अपने कमरे में ही को चली गई। ऐसे दिन गुजर रहे थे। विमला ने रिया को चढ़ाया हुआ था, जिसकी वजह से रिया घर का कोई भी काम नहीं किया करती थी, और अगर उससे कभी महक कुछ करने को बोल भी देती थी तो वो उसे आंखें दिखाने को लग जाती थी। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन पूरा परिवार एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने को आया हुआ था। विमला घर में ही थी। पहली बार हम भाभीयों के साथ बाहर आए हैं, अच्छा लग रहा है ना? मैं खास महक की वजह से यहाँ आया हूँ। ये बेचारी बच्ची कहीं भी नहीं जा पाती, इसको ही यहाँ लाने की वजह से मैं तुम सभी को यहाँ ले आया। सही कहा बाबा, भाभी सारा दिन घर में रहती है और काम करती है। अरे बाबा, भाभी से याद आया, दादी माँ का तो 101वां जन्मदिन आ रहा है ना? क्या सच? दादी सास जी का जन्मदिन आ रहा है? तो कब है उनका जन्मदिन? दादी जी का जन्मदिन अब से 1 हफ्ते बाद में है। माँ जी हम उनका जन्मदिन मनाएं? चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, वरुण जी भूख लगी है। हाँ सही कहा, चलो कुछ मंगवाते हैं। वरुण ने रिया की बात को सुनकर दादी के जन्मदिन की बात को आया गया सा कर दिया। सभी घर वालों ने अपना ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद उनका टेबल कुछ ही देर में खाने से भर गया और सभी ने भरपेट खाया। बहू हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं, इसलिए शर्माना नहीं, जो दिल करे वो खा लेना। आस्था ने ऐसे बोलकर बहुओं को खूब खिलवाया, जिसके बाद वो सभी घर आ गए। घर आने के बाद अदिति महक के कमरे में गई और हाँ बोल अदिति, क्या बात है?
भैया मैं तो भाभी के पास आई थी। भाभी आप बोल रही थी ना दादी माँ के जन्मदिन के बारे में आपको कोई बात करनी है। हाँ, दादी माँ का इतना बड़ा दिन आ रहा है। उस दिन वो अपनी 100 साल की उम्र को कूद जाएंगी और दादी मुझे तो वैसे पसंद नहीं करती, तो हो सकता है कि उनके जन्मदिन पर ही कुछ करके मैं उनका दिल जीत लूं। हाँ, हम कर सकते हैं, और बस थोड़ा सा, कुछ नहीं, हम एक बड़ी सी पार्टी भी कर सकते हैं। देखो भाभी ना, दादी की शादी की एल्बम लेकर आई हूँ, इसे देखकर शायद मुझे कुछ आइडिया मिल जाएगा। अदिति के साथ निखिल और महक दोनों ही विमला के पुराने फोटो देखने लगे। फोटो देखकर महक को एक आइडिया आ गया और उसने पूरी तरह से बर्थडे मनाने की प्लानिंग कर ली। देखते ही देखते दिन गुजरने लगे और अब विमला का जन्मदिन आने में 4 दिन बाकी थे। कुछ दिनों बाद मैं तो 101 साल की हो जाऊंगी। पता नहीं मेरी रिया बहू मुझे क्या तोहफा देगी। वैसे तो मुझे यकीन है कि वो मेरे लिए कुछ अच्छा ही लेकर आएगी, और उसने मेरे हिसाब से जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा। एक तरफ विमला अपने मन में रिया के बारे में ऐसे सोच रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मुझे ऐसा ध्यान से आ रहा है कि जैसे कि मेरी बुढ़ी सास का जन्मदिन आ रहा है, लेकिन शायद वो अभी नहीं है। मुझे उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। रिया ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। उसने ढंग से ध्यान भी नहीं दिया था कि उसकी दादी सास का जन्मदिन कब है। वहीं दूसरी तरफ बस 4 दिन बाकी है और मैंने अभी आधे से भी कम से ये साड़ी तैयार की है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या ये 4 दिन में मैं पूरी काट दूंगी? हाँ, मुझे खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि मैं सब कर सकती हूँ। महक अपनी दादी सास के लिए भी एक बनारसी साड़ी पर कढ़ाई कर रही थी। वो बेचारी घर का काम भी करती और वक्त मिलते ही उस पर कढ़ाई भी करने को बैठ जाती थी। ऐसे ही वो विमला के जन्मदिन की तैयारी कर रही थी। ऐसे 2-4 दिन और गुजर गए और आज के दिन विमला का जन्मदिन था। सुबह से तो सब नॉर्मल ही रहा, लेकिन जब विमला दोपहर के वक्त अपने कमरे में आराम करने को गई, तब अदिति और महक ने काम शुरू किया। अदिति, मुझे एक बात बताओ, हमें क्या क्या करना है? भाभी, आप घर में ही केक बनाने वाली थी। आपने कहा था कि दादी शुगर वाला केक नहीं खा पाएंगी, तो आप उनका शुगर फ्री केक बना दीजिए और हम घर को सजाते हैं। बाकी आपने तो साड़ी रेडी कर ली है ना? हाँ, तो वो तो मैंने कर ली है। चलो जल्दी से काम शुरू करते हैं, वैसे भी हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। महक ऐसे बोलकर रसोई में चली गई, जहां वो विमला के लिए शुगर फ्री केक बनाने लगी। वहीं अदिति ने घर को सजा दिया था और उन लोगों को भी बुला लिया जो कि पार्टी में आने वाले थे। रिया इस वक्त घर में नहीं थी। थोड़ी देर के बाद जब वो घर आई और उसने सब देखा तो उसका दिमाग घूम गया। ये सब क्या हो रहा है? 1 मिनट, यहाँ क्या लिखा है? विमला दादी का 101वां जन्मदिन। आज ही जन्मदिन है? अरे नहीं, मैंने तो कोई गिफ्ट भी नहीं लिया है। अब क्या करूं? आइडिया। गीता, मेरा एक काम कर दे, मुझे एक बढ़िया सा केक और एक अच्छी सी ड्रेस और कोई अच्छा सा गिफ्ट ला दे बर्थडे में देने के हिसाब से। अच्छा, लाती हूँ। कुछ ही देर में रिया ने जल्दी में उम्र वगैरह नहीं बताई। कुछ ही देर में गीता उसको तोहफा दे गई जो कि पैक था। मेहमान भी आ चुके थे। ऐसे में ही विमला जैसे ही बाहर आई तो सभी साथ में बोले, सरप्राइज। अरे अरे, ये सब मेरे लिए। मुबारक हो, आप 101 साल की हो गई है विमला जी। अरे हाँ हाँ, लेकिन बर्थडे गर्ल ऐसे सिंपल नहीं अच्छी लगती। चलो मैं आपको तैयार कर देती हूँ मेरी दादी माँ। तैयार करने का सामान तो मैं भी लाई हूँ। तो चुप कर, मैं तो अपनी छोटी बहू से ही तैयार होंगी। विमला बिना सोचे समझे कमरे में चली गई, जिसके बाद जैसे कि रिया ने गिफ्ट खोला तो उसमें एक छोटी सी मॉडर्न ड्रेस निकली। बहू, ये थोड़ी अजीब नहीं लगेगी? अरे ये क्या ले आई? नहीं दादी माँ, ये अच्छी है, आप बैठो तो मैं आपको तैयार करती हूँ। रिया ने विमला को ना चाहते हुए भी वही ड्रेस पहना दी और अजीब सा तैयार कर दिया। विमला खुद भी उसमें अनकंफर्टेबल थी। वो उसे बाहर सभी के बीच ले गई। सभी विमला को देखकर हंसने लगे। क्या हुआ विमला जी? वक्त के साथ उम्र बढ़ रही है, घट नहीं रही है, जो आपने ये जवान लड़कियों वाले कपड़े पहन लिए है। अब वो विमला शर्म से पानी पानी हो रही थी कि तभी महक बोली, ये ड्रेस नहीं है जो दादी पहनेगी, ये तो बस एक शरारत थी। असली ड्रेस तो वो अब पहनने वाली है। चलो दादी। आज विमला ने महक के साथ जाने को मना नहीं किया। महक और अदिति विमला के कमरे में गई और महक ने विमला की बनारसी साड़ी बांधी। साथ ही उसने उसके बालों में गजरा भी लगाया और उसको बिल्कुल जैसे ही अपनी शादी के बाद अपने पहले जन्मदिन पर तैयार हुई थी उसी तरह से रेडी किया। जब विमला ने खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। ये तो आपकी जवानी का लुक है दादी। पता है, भाभी ने ये साड़ी आपकी पुरानी साड़ी की तरह अपने हाथ से काढ़ी है। और तो और, हमने आपके लिए शुगर फ्री केक भी बनाया है जिसको आप खा भी सको। अब चलो बाहर चलो।
विमला की ये बात सुनकर आंखें भर गई। अब उसको एहसास हो रहा था कि उसकी बड़ी बहू कितनी अच्छी है, जबकि छोटी ने तो उसकी बेइज्जती करवा दी थी। जब विमला कमरे से निकली तो सभी उसकी तारीफ करने लगे। सारा घर गेंदे के फूलों से और अगरबत्ती की महक से महक रहा था। विमला ने सबसे पहले पूजा की और चलो दादी अब केक काटो। केक तो मैं काट दूंगी, लेकिन आज एक बात कहना चाहती हूँ, सभी के बीच मेरी महक बहू जैसा कोई नहीं है। सच में कुछ लोगों को मैंने गलत सर चढ़ा लिया था, लेकिन लोग अपनी औकात दिखाई देते हैं। विमला की बात सुनकर महक की आंखें भर गईं। वहीं रिया को समझ आ गया था कि उसकी पोल अब खुल चुकी है। आज के बाद से रिया ने फिर कभी विमला का फायदा नहीं उठाया। अब घर में दोनों बहुएं बराबर थीं और अब सब ठीक हो चुका था।